हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे यूनिट 4 अध्याय 7 के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। कणों के निकाय तथा गुणी गति इस पाठ का नाम है। यहाँ पर कुल 9 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 रहेगा और लघुत्तरीय प्रश्न भी 1 रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन पहला दे रखा है यहाँ पर कोणीय संवेग बराबर रैखिक संवेग इनटू क्या होता है, तो यहाँ पर आएगा आगुण भुजा। फॉर्मूला होता है कोणीय संवेग का। अगला देखिए सेकंड, आई क्रॉस जे बराबर के दिया हुआ है। के आया है ये। अब के किस प्रकार से आया है, तो ये इस प्रकार से आया है कि ये आई जे के जो होते हैं ये एक्स वाई जेड दिशा में एकांक सदिश होते हैं। ये चक्रीय क्रम में चलते हैं इस प्रकार से। ये हमने यहाँ पे एक सर्कल बना रखा है, ये क्रॉस सदिश गुणा करना है आई जे के। यदि हम यहाँ पर इस तीर की दिशा के हिसाब से हम चलते हैं, जैसे आई जे, तो हम यदि आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें इसके बाद जो आने वाला अवयव है के मिल जाएगा। यदि हम जे क्रॉस के करते हैं तो हमें इसके बाद आने वाला जो अवयव है आई वो प्राप्त हो जाएगा। यदि हम करते हैं के क्रॉस आई तो हमें इसके बाद आने वाला अवयव प्राप्त हो जाएगा जे। लेकिन यदि हम इसके उल्टे क्रम में चलते हैं, जैसे आई क्रॉस के हमने यहाँ किया, तो हमें इसके बाद जो आने वाला अवयव है वो तो मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा माइनस में। तो यहाँ पे आएगा माइनस का के जे। यदि हम के क्रॉस जे करें, के क्रॉस जे किया तो ये आएगा आई, जो कि होगा माइनस में। यदि हम जे क्रॉस आई करें तो प्राप्त होगा माइनस का के। तो इस प्रकार से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अगला देखिए, सदिश ए क्रॉस सदिश ए ये होता है बराबर 0, क्योंकि याद रखना है हमें कि समान सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा 0 ही होता है। अगला है एक पिंड जिसके कणों पर बल लगाने पर भी उनके बीच की दूरी नहीं बदलती है को क्या कहते हैं, तो इनको हम दृढ़ पिंड कहते हैं। सदिशों का सदिश गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता है, तो ये पालन करता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है करता। गुणन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को कालिस्थान कहते हैं, तो इन दोनों के संयोजन को हम बोलते हैं लोटनिक गति। आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पूछा है सही विकल्प चुनिए। पहला, जड़त्व आघूर्ण का ऐसे मात्रक है। ऑप्शन दे रखे हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर मीटर, किलोग्राम मीटर -2, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, और ये दे रखा है किलोग्राम मीटर। देखिए, जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। एम का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, आर का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, यानी कि दूरी है ये, मीटर पे 2, तो मीटर की घात 2 हो गई। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगला देखिए, किसी बलयुग्म का आघूर्ण, ऑप्शन दे रखे हैं, उस बिंदु पर निर्भर नहीं करता जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं, उस बिंदु पर निर्भर करता है जिसके परितः आघूर्ण ज्ञात करते हैं, युग्म बनाने वाले बलों के आघूर्ण पर निर्भर नहीं करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बल युग्म जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये उन बिंदु पर निर्भर नहीं करता है जिनके परितः हम आघूर्ण ज्ञात करते हैं। अगला देखिए, कोणीय संवेग का ऐसे मात्रक है। कोणीय संवेग का ऐसे मात्रक है जूल सेकंड,
न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। अब कोणीय संवेग का ऐसा मात्रक यहाँ पर है जूल इंटू सेकंड, यानी कि जूल सेकंड। अगला देखिए, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए? पहला, नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए, या नेट बाह्य बल आगुण 0 होना चाहिए, या ए और बी दोनों आवश्यक हैं, या फिर ए और बी दोनों आवश्यक नहीं है। एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए दोनों की ही जरूरत पड़ती है, यानी कि नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए और नेट बाह्य बल आगुण भी उसका 0 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर हम देते हैं। अब की बार उत्तर हल करने के लिए, उत्तर बताने के लिए कुछ पैटर्न चेंज किया है। यदि आप सबको वो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, ताकि पता चले कि आपको ये किस प्रकार से अच्छा लगा। देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, वही प्रश्न है। आपके बार कुछ चेंजेस किया है, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण 0 होता है क्या कहलाता है? देखिए, क्या कहलाता है? यह कहलाता है गुरुत्व केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, किसी त्रिभुज का द्रव्यमान केंद्र त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है? हमें बताना है कि किसी त्रिभुज का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो त्रिभुज के किस विशेष बिंदु पर स्थित होता है। ये जो द्रव्यमान केंद्र होता है त्रिभुज में, वो इसकी तीनों माध्यिकाओं का जो संगामी बिंदु होता है, अर्थात त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वहाँ पर स्थित होता है। अगला देखिए प्रश्न, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्वीय केंद्र कब संपाती नहीं होगा? द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र कब संपाती नहीं होंगे, ये बताना है। देखिए, यदि पिंड इतना बड़ा हो जाए कि इसके एक भाग की तुलना में दूसरे भाग के लिए जो जी का मान होता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वो बदल जाता है, तब हम बोलेंगे कि गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं है। याद रखें कि यदि पिंड इतना बड़ा हो जाए कि एक भाग की तुलना में दूसरे भाग के लिए जी का मान बदल जाए, तब गुरुत्व केंद्र एवं द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखिए, गुणन गति करते पिंड के कोणीय वेग और पिंड के किसी कण के रैखिक वेग के मध्य कितनी डिग्री का कोण होता है? तो याद रखें, गुणन गति करने के लिए कोणीय वेग और जो रैखिक वेग के मध्य कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। ये दोनों अभिलंबवत होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी ठोस गोले को पीटकर उसी त्रिज्या की मोटी वृत्ताकार चकत्ते के रूप में बदल दिया गया है, इसके जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक ठोस गोला था, उसको पीटकर उसकी त्रिज्या को तो स्वयं वही रखा, उसी त्रिज्या की, यानी कि त्रिज्या में कोई भी किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया हुआ है, तो जड़त्व आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो अपरिवर्तित रहेगा। ये क्यों अपरिवर्तित रहा? क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर mr²। यहाँ पर त्रिज्या ठोस गोले की भी वही थी और जो वृत्ताकार चकत्ती बनाई उसकी त्रिज्या भी वही है, और जितना द्रव्यमान पहले वाले का होगा उतनी द्रव्यमान बाद वाले का होगा। तो यहाँ पर इस I में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगला देखिए, क्या होगा यदि पृथ्वी के समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि, देखिए ये हमने पृथ्वी है, जब
पृथ्वी पर बर्फ पिघलेगी तो ये पृथ्वी की सतह पर फैल जाएगी। ऐसे जब पृथ्वी की सतह पर फैल जाएगी तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कुछ बढ़ जाएगी। जब पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ जाएगी तो जड़त्वागुण बढ़ जाएगा। ठीक है, हमें लिखना इस प्रकार से कि पृथ्वी ध्रुवों से गुजरने वाली अक्ष के परितः घूमती है। जब ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगा तो यह पृथ्वी के पृष्ठ पर फैल जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे पृथ्वी का गुणन अक्ष के परितः जड़त्वागुण I बढ़ जाएगा और जड़त्वागुण क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी का कोणीय संवेग L बराबर I ओमेगा संरक्षित होता है। जब यह संरक्षित है, जब I बढ़ रहा है तो ओमेगा कम हो जाएगा, अतः ओमेगा का मान घट जाएगा। जब ओमेगा का मान घटा है तो दिन की अवधि बढ़ जाएगी, जिससे दिन की अवधि T बराबर 2 पाई I ओमेगा बढ़ जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, 2 अंक वाले। पहला प्रश्न यह है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। हमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है, जो कि इस प्रकार से है कि यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। यह भी ठीक उसी नियम की तरह होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। यदि किसी घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। चलिए अगला प्रश्न, 2 सदिशों के सदिश गुणा के कोई 2 गुण लिखिए। सदिशों के सदिश गुणा के 2 गुण लिखना है। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि सदिशों का अदिश गुणा, तो हम उसको दर्शाते थे A डॉट B के रूप में। ये सदिशों का अदिश गुणा होता है। जब हम सदिशों का सदिश गुणा करते हैं तो हम उसको दर्शाते हैं A क्रॉस B के रूप में। ये होता है सदिशों का सदिश गुणा। हमें इसकी विशेषताएं बतानी है। देखिए इसकी विशेषताएं किस प्रकार से हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 2 सदिशों के सदिश गुणनफल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या इसके गुण निम्नलिखित हैं। पहला यह है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि अपन A क्रॉस B निकालते हैं और B क्रॉस A निकालते हैं तो ये आपस में बराबर नहीं आते हैं। ये आपस में बराबर नहीं आते हैं। अगला देखिए, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणनफल क्या करता है कि यह वितरण नियम का पालन करता है। किस प्रकार से, कि यदि हमें A क्रॉस करना है B प्लस C वेक्टर के साथ, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि A क्रॉस B निकाल लें और उसके बाद A क्रॉस C निकाल लें और हम इनको जोड़ दें, तो ये वितरण नियम का पालन करता है। अगला देखें, 2 समान सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। यदि ये 2 समान सदिश हैं कि A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, यदि हम इसका सदिश गुणा करेंगे तो इसका सॉल्यूशन होगा 0। अगला प्रश्न देखें यहाँ कि कोणीय वेग और रेखीय वेग के मध्य संबंध लिखिए। संबंध लिखना है और साथ ही कोणीय वेग को परिभाषित भी करना है। तो रेखिक वेग और कोणीय वेग में संबंध यह है कि रेखीय वेग का फॉर्मूला होता है त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। रेखीय वेग बराबर त्रिज्या इंटू कोणीय वेग। इस रेखीय वेग को V से दर्शाते हैं, कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं और त्रिज्या को R से दर्शाते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया V बराबर R ओमेगा। और यहाँ पर कोणीय वेग की परिभाषा भी पूछी थी हमसे, तो हमने लिखा कि कोणीय वेग क्या होता है कि किसी कण द्वारा एक गुणन अक्ष के परितः 1 सेकंड में घुमा हुआ कोण उस कण का कोणीय वेग कहलाता है। गुणन, यदि कोई वस्तु गुणन गति करती है और 1 सेकंड में जितना भी कोण घूमती है वही उस कण का कोणीय वेग कहलाता है। अगला प्रश्न,
घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण के भौतिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। भौतिक महत्व स्पष्ट करना है जड़त्व आघूर्ण का। तो देखिए, घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके बिना घूर्णन गति संभव नहीं हो पाती। देखिए, यहाँ हम इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। हमने जड़त्व के नियम पढ़ा है, जड़त्व की डेफिनेशन यहाँ लिखी हमने कि प्रत्येक वस्तु में एक ऐसा मौलिक गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूम रही है तो उसमें भी अपनी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण हो जाता है। उसमें भी क्या होता है, उसी अवस्था में परिवर्तन करने का विरोध का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम वस्तु का उस गुणन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। अतः जड़त्वाघूर्ण के इस गुण का व्यावहारिक जीवन में बहुत उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? तो जैसे वाहन के जो पहिए होते हैं, बस, कार, इनके जो पहिए होते हैं, इनकी रचना में जड़त्वाघूर्ण का महत्वपूर्ण योगदान है। गतिपालक चक्र में भी जड़त्वाघूर्ण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसी के आधार पर गतिपालक चक्र बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है? हमें बताना है कि जड़त्व आघूर्ण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखिए, किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह निम्न दो कारकों पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो निम्नलिखित दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला करता है वो पिंड के द्रव्यमान पर, और दूसरा करता है वो गुणन अक्ष के परितः या गुणन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान की वितरण पर। गुणन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर। देखिए, जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I बराबर mr²। m क्या हो गया? m उसका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान पर निर्भर करा। r क्या हो गया? r उसकी दूरी हुई है, जो छोटे छोटे कण उसके अंदर पार्टीशन बांटे गए हैं उनके। तो इसीलिए दो कारक है इसके द्रव्यमान पर और गुणन अक्ष के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं यहाँ। अगला प्रश्न देखिए, कोई पहिया 1200 रन पर मिनट यानी कि 1 मिनट में वो 1200 चक्कर लगाता है से घूम रहा है। इसका कोणीय वेग रेडियन पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें दिया हुआ है चक्रों की संख्या कि जो पहिया है वो 1 मिनट में 1200 या 1200 चक्कर लगाता है, रन करता है। तो सबसे पहले हम इसको मिनट से सेकंड में चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने लिखा यहाँ n बराबर 1200 रन पर मिनट, RPM बोलते हैं। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो हमने लिखा सेकंड में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 60 से। तो ये हो गया 1200 बटे 60, ये हो गया रन पर सेकंड। तो 60 से डिवाइड करा यहाँ पर, तो 1 शून्य से तो 1 शून्य कट गए, और 120 को 6 से डिवाइड किया तो हमें प्राप्त हो गया 20 RPS, रन पर सेकंड प्राप्त हुए हैं चक्रों की संख्या। अब कोणीय वेग निकालना है रेडियन पर सेकंड में। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2πn। n क्या है? तो n ये जो RPS आया है सेकंड में ही लिखना है हमें, ये इसका मान यहाँ लिखें हम। तो ओमेगा बराबर 2π इंटू n की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो n 20 है तो 20 यहाँ लिखा। ओमेगा बराबर हो गया ये 40 पाई रेडियन पर सेकंड। आप चाहें तो यहाँ से और हल कर सकते हैं। इस पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये मान आप यहाँ रख के भी हल कर सकते हैं आगे, यदि और हल करना चाहते हैं तो। अगला प्रश्न यहाँ देखिए,
कि द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है ये हमें बताना है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जो निकाय के साथ इस प्रकार से गति करता है जैसे निकाय का समस्त द्रव्यमान उसी पर केंद्रित होता है तथा निकाय पर कार्यरत सभी बल भी जैसे उसी पर कार्य करते हैं। यानी कि एक बिंदु ऐसा होता है सेंटर्ड में, जहाँ ऐसा मान सकते हैं कि उसका सारा का सारा द्रव्यमान उस पर केंद्रित है, उसको द्रव्यमान केंद्र बोला जाता है। और ऐसा लगता है कि मानो सारे बल केवल उसी बिंदु पर काम कर रहे हों। ये परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं। चाहे तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि कणों के एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसकी स्थिति सदिश, जिसका जो स्थिति होता है उसकी स्थिति सदिश हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि R बराबर सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जितने भी उसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं उनका योग, सिग्मा MI RI अपॉन कैपिटल M, M छोटे छोटे कण और कैपिटल M संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान, सिग्मा MI RI अपॉन M, ये इसका फॉर्मूला है। तो द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन जो हमें अच्छी लगती है वो हम याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप ज़रूर बताइएगा कि अब की बार जो इस तरह से मैंने सॉल्यूशन किया इसका वो आपको कैसा लगा। वापस पुराने पैटर्न के हिसाब से आपको समझाया जाए या ये पैटर्न आपको अच्छा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। धन्यवाद।